बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। हमारे तीनों जो स्पीकर्स थे उन्होंने अपनी अपनी गुफ्तगू इस सेशन में रख दी है। जैसा कि शुरू में अनाउंस किया गया था कि अब एक डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि क्वेश्चंस जो हैं वो चैट बॉक्स के जरिए पूछें, इसलिए कि ऑडियो ऑन करने से मिक्सिंग हो जाती है कई लोगों की। तो कुछ सवालात मेरे पहले से आए हैं, मैं वहां से शुरुआत करता हूँ और फिर इंशाल्लाह जो चैट बॉक्स में चीज़ें आ रही हैं वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। जहान साहब, जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज से मुतालिक आपने चीज़ें एक्सप्लेन की, तो उसमें एक चीज़ ये बताई जा रही है कि बिल्कुल दो एक्सट्रीम जो पॉइंट्स हैं, कि एक ग्रुप है जो बिल्कुल इस पर एहतियात कर रहा है, सारी चीज़ें हैं। दूसरा ग्रुप इसको इतनी सारी चीज़ें सामने आने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। ये डिफरेंस क्यों है और ये कैसे पूरा किया जा सकता है, कैसे कवर किया जा सकता है? देखिए, इस पे तो बहुत सारा काम चल रहा है कि लोग एक बार कंस्पिरेसी थ्योरी को मान लेते हैं तो उनको ओवरटर्न करना क्यों मुश्किल होता है। और इंटरनेट पे भी और इस पे और बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल भी इस पे लिखे हुए हैं कि हाउ टू ओवरटर्न अ कंस्पिरेसी थ्योरीज। तो ये तो एक प्रोलॉन्ग चीज है समझनी। लेकिन गैप कैसे किया, कब किया सकता है, कैसे ऐसे। तो मेरा एक ही जवाब इस सिलसिले में है जो मैंने हर जगह दिया है कि हमको कांस्टेंट लोगों को हैमरिंग करना पड़ेगा, कांस्टेंट लोगों के लॉजिक को अपील करना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया ये सब चीजें गलत है। बस इसके अलावा इसका कोई नहीं है, हैमरिंग। जी ये डॉक्टर मुखीद साहब या डॉक्टर अल्ताफ साहब दोनों से एक सवाल ये हो सकता है जो आया है, कि जिन लोगों की मौतें हो रही हैं उसके बारे में एक चीज़ ये कही जा रही है कि उसकी बेसिक वजह कोरोना नहीं है, बल्कि जो उसके साथ जुड़ी हुई उनकी दूसरी डिजीजेज है, जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंशन वगैरह है, उनकी वजह से डेथ हो रही है। बेसिकली कोरोना उसका रीजन नहीं है। तो ये क्वेश्चन के बारे में क्या हो सकते हैं आंसर? से हम दूसरे क्वेश्चन लें अगर वो नहीं है तो। सर इरफान साहब, एक क्वेश्चन आपसे है जी कि वैक्सीन चूंकि डेड वायरस ही होता है एक तरह से, तो वैक्सीन देना मतलब जानबूझकर एक इंसान में बीमारी डालना है, और अगर उसकी इससे डेथ हो जाए तो ये क्या है, कितना सही है, और इसलिए सवाल किया गया। जी जी जी। तो जैसे कि ये डेड वायरस जो होता है वो हम जो दूसरी जैसे पोलियो वैक्सीन जो देते थे अब तक, वो भी एक तरह का डेड वायरस होता है। तो ये काफी टेस्टिंग के बाद ये स्ट्रेटेजी सही है क्योंकि उसमें बीमारी पैदा कर, वो डेड नहीं होता एक्चुअली, उसमें बीमारी पैदा करने की सलाहियत खत्म कर दी जाती। सो द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजीज इज बिन एक्टिवेटेड, कंप्लीटली रिमूव्ड। सो इसलिए ये समझ लिए सेफ होता है। लेकिन फिर भी कुछ एडवर्स साइड इफेक्ट आते हैं जैसे अभी आए हैं, है ना। लोग जैसे क्लॉटिंग की वजह से 7 डेथ, 6 करोड़ 7 करोड़ में 7 डेथ हुई है। लेकिन वही बात है कि जिस तरह से पैरासिटामोल खाने से भी हमारा लीवर खराब हो सकता है, लेकिन हम खाते हैं, सैकड़ों दवाएं खाते हैं, बिल्कुल। और हमारे बच्चों को टीका लगाते हैं, बहुत सारे टीके तो ऐसे हैं जिनसे बच्चों में बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं। तो इसलिए इस वायरस की वैक्सीन को भी उसी तरीके से हम सोचे और देखें। जी मुनीब, पिछले सवाल के जवाब में मैं कुछ चीजें वो करूंगा। आवाज आ रही है ना? जी जी, आ रही है। जी। जो लास्ट सवाल किए थे कि जो है, जो जिन लोगों में अमवात हो रही है उनमें जो है बेसिक अंडरलाइंग डिसीज की वजह से अमवात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये बात प्रूवन है कि जो कोरोना वायरस है उसकी शिद्दत उन लोगों में ज्यादा है जिनमें कोई अंडरलाइंग डिसीज है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज है। लेकिन चूंकि लोगों को नॉलेज कम है और लोगों को डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं है, उसकी वजह से जो है लोग जो है कुछ भी चीजें परकुलेट करते हैं। सबसे रही बात ये कि ऑब्वियसली जो लोग, जिन लोगों में अंडरलाइंग डिसीजेस है, वो चीज़ जो है ऑब्वियसली वो कोरोना वायरस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है और ज़्यादा बीमारी को जो है एक एंड स्टेज तक लेकर जा रही है, जिसकी वजह से उन लोगों में अमवात हो रही है। मगर ये बात कहना कि नहीं, ये जो है अमवात जो है ये कोरोना वायरस से नहीं बल्कि उनके बेसिक डिसीज से हुई है, तो ये चीज़ सरासर गलत है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वो जो बेसिक डिसीजेस थी आज से पहले भी जो है थी, लेकिन उसकी वजह से जो है लोगों की अमवात नहीं होती थी। लेकिन आज कोरोना के दौर में उन लोगों की उस बीमारी की वजह से अमवात हो रही है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ का इशारा है कि नहीं, ये चीज़ जो है ऑब्वियसली एक चीज़ पर दूसरी चीज़ जो है ऑलरेडी बीमार हो गई है। ऑब्वियसली एक सपोज एक बिल्डिंग कमज़ोर है और उसको अगर हल्का सा झटका भी लगे तो वो गिर जाती है। तो वैसे ही है
इसीलिए खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों में इस तरह की कोमॉर्बिडिटीज है उनको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और दूसरा रही बात वैक्सीन के इस बारे में कि वैक्सीन चूंकि जो है ऑब्वियसली ये इसके डिफरेंट टाइप्स है, कुछ लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन रहते हैं, कुछ किल्ड वैक्सीन रहते हैं, तो जिसमें या तो जो है या कुछ कंपोनेंट वैक्सीन रहते हैं जिसमें या लाइव एटेन्यूएटेड मतलब यानी कि जो वायरस रहता है वो जिंदा वायरस रहता है या जिंदा बैक्टीरिया रहता है, लेकिन उसको इस तरह से चेंज किया जाता है कि वो डिसीज पैदा नहीं करता बल्कि उससे इम्यूनिटी पैदा करता है। तो वो चीज जो है सपोज आपने जो है मीजल्स का वैक्सीन लिया, तो मीजल्स का वैक्सीन लेने के बाद मीजल्स नहीं होता है और मगर ऑब्वियसली एंटीबॉडीज बनती है और उससे मीजल्स का दिफा होता है। या फिर कुछ किल्ड वैक्सीन है, जैसे आपने हेपेटाइटिस का वैक्सीन लिया है, हेपेटाइटिस का वैक्सीन लेने के बाद ये तो कंपोनेंट वैक्सीन है, अगर आपने हेपेटाइटिस का वैक्सीन लिया तो कोई ये नहीं बोलता कि हेपेटाइटिस का वैक्सीन लेने की वजह से मुझे हेपेटाइटिस हुआ, ऑब्वियसली वो जो हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करता है। या किल्ड वैक्सीन है जैसा डीपीटी वैक्सीन है, कंपोनेंट वैक्सीन है, वो लेने के बाद उससे बीमारी नहीं होती। तो वैसे ही कोरोना वायरस के भी जो है डिफरेंट वैक्सीन है, कुछ एमआरएनए वैक्सीन है, कुछ वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो वो चीज जो है वो वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, लेकिन वो वैक्सीन की वजह से बीमारी नहीं होती। और ऑब्वियसली ये चीज तो आपको जानना चाहिए, और जिस तरह से इस बात पे जो है रिजवान साहब ने भी जो है इस तरफ इशारा किया कि हर चीज के साइड इफेक्ट है, चाहे सिंपल पैरासीटामोल लो या कोई भी चीज लो उसके साइड इफेक्ट है, और आपको अगर इस चीज से बचना है, बड़े रिस्क से बचना है, तो छोटा रिस्क उठाना जरूरी है। जी, नेक्स्ट सवाल। रिजवान साहब आपसे दो सवाल हैं कि भारत में जो है दो वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया है, एक कोविशील्ड है, दूसरा कोवैक्सीन है। और एक इंटरव्यू में ये पढ़ा था कि जो डेटा सामने आया है वैक्सीन को लेकर, तो उसमें कोविशील्ड का सफिशिएंट डेटा है लेकिन कोवैक्सीन के बारे में कंसर्न है। तो क्या ये दोनों वैक्सीन सेफ हैं? और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जो बात अभी आ रही थी, तो कुछ बातें बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स की बात आ रही है, ब्लड क्लॉटिंग है, इनफर्टिलिटी है, सीधे डेथ है। तो क्या इस लेवल के साइड इफेक्ट्स इन वैक्सीन के हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि भाई मैं कोई यानी ऐसा हार्डकोर सपोर्टर गवर्नमेंट का इस तरह से नहीं। मेरे पास जो डेटा मैंने समझा पढ़ा पेपर्स का उस तरह से। अगर मुझसे कह रहे हैं यार रिजवान साहब को पैसे से मिल रहा है क्या, मैंने कहा दिलवा दो यार पैसे मिलते हैं तो बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों वैक्सीन के सिलसिले में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं। दोनों वैक्सीन के अपने फायदे, दोनों वैक्सीन के अपने रिस्क है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो लोग चूज कर रहे हैं। रिजवान भाई आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, पता नहीं क्यों। आज कल का प्रोग्राम दोहा में तो जबरदस्त रहा इसी मोबाइल या तो ओवरऑल मोबाइल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब आ रही है कि मेरी आवाज दोस्तों? नहीं, बहुत कट होके आ रही है, आवाज ठीक से नहीं आ रही। जब तक मुखिद भाई आपसे एक सवाल पूछ लूं। परसेंटेज निकाले तो बहुत माइन्यूट आता है। तो आप देखें 98,46,523 में से तकरीबन 10,000 अराउंड 10,000 एडवर्स हुए और 35 से 40,000 माइल्ड हुए। तो 6 करोड़ में से ये डेटा, ये मतलब 6 करोड़ में से 40-50,000, 10,000 सिर्फ एडवर्स और 35,000 माइल्ड, ये मेरे ख्याल से कोई माली नहीं लगता। इस लिहाज से अगर आप दोनों में से जो चाहे उस तरह की वैक्सीन ले सकते हैं। ये चैट में कुछ कुछ अच्छे सवाल आते हैं, मैं चाहता हूँ कि मोदी उसको देख लें। जैसे एक सवाल ये बता रहे हैं हमारे साथी कि भाई फिर बड़े जो लोग बहुत ज्यादा एहतियात कर रहे थे वो तो मर गए और जो नहीं कर रहे थे वो जिंदा रह गए। तो ये देखिए एग्जैक्टली यही माइंडसेट है जिससे हमको लड़ना। अगर मैं पूछूं क्या उनके पास इसका कोई डेटा है तो वो नहीं बता पाएंगे इसका कि जो लोग एहतियात कर रहे थे वो मर गए और जो एहतियात नहीं कर रहे थे वो नहीं मरे। इसका कोई डेटा नहीं है, राइट? उसकी से रिलेटेड एक सवाल, जी उससे रिलेटेड एक सवाल ये भी है। मेरे ख्याल से जो दिख रहा था बहुत
जी जी, जैसा जो एहतियात जी वाला है, तो एक सवाल ये भी पैदा हो कि जो सिर्फ महाराष्ट्र वगैरह के मामले ही में ऐसा क्यों हो रहा है, जैसा बंगाल वगैरह में इलेक्शन चल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं आराम से, लेकिन वहां कोई केसेस निकल के नहीं आ रहे हैं, और हमारे स्टेट में, हमारी सिटीज में काफी आ रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक चीज ये तो बात समझ लेना चाहिए कि गवर्नमेंट लॉकडाउन करती है नहीं करती है ना, उनके पॉलिटिकल कैसे जिमिक्स होते हैं, इससे वायरस का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, वायरस अपनी जगह है ना। अब मैं इसके दो तीन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। पहली चीज, इस वक्त हमारे पास 776 वेरिएंट है, इसमें से 30% ऑफ द वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कौन से वेरिएंट कहाँ है हमको नहीं मालूम, ठीक है। हो सकता बंगाल में अलग हो सकता महाराष्ट्र में अलग हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब क्लस्टर होता है, आवाज आ रही है ना, बार बार में आवाज आवाज बहुत कट जब रही है सर। क्लस्टर, जी, जब क्लस्टर बनता है तो क्लस्टर से जो फैलने वाला होता है वो कैसे फैलेगा, कैसे बिहेव करेगा, हम नहीं जानते। हो सकता है कि आज आपको बंगाल में कम दिख रहा है, कल को बढ़ जाए, मेरा भरोसा नहीं भाई। अभी तक भी तो हम सेफ थे, आपने भी अच्छा सब खुल गया था, मजा कर रहे थे, तो ये कहा था हमारे गरीब के लोग मरने लग गए, गरीब के लोग हॉस्पिटलाइज होने लग गए। आई होप आई एम ऑडिबल, आई होप आई एम ऑडिबल। I leave and then please join. मैं लीव करके मुखित एक भाई, एक जी सवाल आपसे मैं जब तक कर लेता हूँ जी कि ये जो किसी को अगर नॉर्मल कोई वायरल इन्फेक्शन है और उस टाइम पर अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाता है या एंटीजन टेस्ट करवाता है, तो उससे क्या कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ सकती है? अगर वो कोरोना से इन्फेक्टेड है तो ऑब्वियसली उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, लेकिन नॉर्मल अगर दूसरे कोई वायरस इन्फेक्शन है तो वो नहीं आएगी। आरटीपीसीआर चूंकि ये एक सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है, उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी काफी अच्छी है। यानी कि दूसरे कोई वायरस इन्फेक्शन को जो है कोरोना वायरस कोरोना बोल के डिटेक्ट नहीं करेगा, वो ऑब्वियसली वो निगेटिव ही रहेगा। लेकिन नॉन कोरोना वायरस कभी भी जो है आरटीपीसीआर में कोरोना वायरस बोल के नहीं आएगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी जो है टेस्ट की वो है। रही बात, सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को कॉमन शक यही रहता है कि नहीं ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया है और उसको कोरोना वायरस बोल दिया है। लेकिन चूंकि ये डिसीज का स्पेक्ट्रम बहुत अलग है, बहुत सारे लोगों में मुख्तलिफ किस्म के जो है इसकी अलामतें आ सकती है। किसी में कुछ अलामतें, किसी में कुछ अलामतें। कुछ लोगों में जो है ये डायरियल डिसीजेस जैसा प्रेजेंट कर रहा है, कुछ लोगों में ये फ्लू लाइक डिसीज प्रेजेंट कर रहा है, कुछ लोगों में एकदम माइल्डली सिम्टोमेटिक रह रहा है, सिर्फ जो है एनोस्मिया और जो है खाली जो है बॉडी एक वगैरह इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो है बहुत वेरिड प्रेजेंटेशन है, बहुत उसकी अलामतें बहुत मुख्तलिफ है। बहुत सारे लोगों में फुल ब्लोन अलामतें भी नहीं आ रही है, बहुत सारे लोगों में फुल ब्लोन अलामतें आ रही है। तो वैसी कंडीशन में लोगों में कंफ्यूजन ज्यादा है कि नहीं ये चीज जो है एक नॉर्मल बीमारी थी, उसको जो है डॉक्टर ने जो है टेस्ट किया और कोरोना बोल दिया। तो ये इस तरह की जो है एक गलत जो है लोगों का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, जिसको जो है निगेट करना, जिसको जो है रद्द करना जरूरी है। रही बात सवाल वैक्सीन के ताल्लुक से, जो एक अच्छा सवाल आया था कि ये जो है चूंकि हुआ है, तो इस चीज में मैं बता दूं कि वैक्सीन जब भी डेवलप होता है वो कुछ फेजेस से गुजरता है, कुछ फेजेस के बाद ही जो है वो मार्केट में अप्रूव होता है। तो ये वैक्सीन भी जो है जब मार्केट में जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने अप्रूव की तो उसको जो है कुछ फेजेस के बाद किया। हाँ, लेकिन चूंकि पूरे फेजेस नहीं कर पाए क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ये और जो यूज ऑफ ऑथराइजेशन मिला है ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, जिसको ईयूए बोलते हैं। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो ऑथराइज करती है उसको जो है ईयूए मिला है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो ये जो है चूंकि पेंडेमिक है, पेंडेमिक को कंट्रोल करना जरूरी है। इसमें जो है इंडिविजुअल इम्यूनिटी से ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जब हम पेंडेमिक की बात करते हैं, मैंने चूंकि पहले भी अपनी टॉक में बताया कि पेंडेमिक एक इंडिविजुअल हेल्थ इशू नहीं है, ये कम्युनिटी हेल्थ इशू है। तो इसको इस नजरिए से देखना भी जरूरी है। तो जब बात कम्युनिटी हेल्थ इशू की आती है तो कम्युनिटी इम्यूनिटी की भी जरूरत होती है, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज इसमें, हर्ड इम्यूनिटी। तो एक पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए एक हर्ड इम्यूनिटी की जरूरत होती है, यानी कि एक पेंडेमिक जो है उसका
जो वेव्स है, उसकी जो प्रोपोगेशन है, उसका जो फैलाव है, जो उसका रिसाव है, या उसका जो है कम्युनिकेबिलिटी है, उसको कम करने के लिए जो है हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि अगर एक ग्रुप है 100 लोगों का ग्रुप और उसमें से 60 लोग जो है इम्यून है, तो मतलब यानी कि वो हर्ड इम्यूनिटी उसकी 60 होगी, और वो हर्ड इम्यूनिटी जो है ये डिफेंड करती है पेंडेमिक को प्रोपोगेशन से। अब चूंकि दूसरे भी वायरसेस है, लेकिन उससे जो है पेंडेमिक नहीं हो रहा है, जैसा फ्लू है, बाकी दूसरे वायरसेस है, उससे पेंडेमिक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी हर्ड इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन या बिकॉज ऑफ जो है इम्यूनाइजेशन वो जो है कम है। मास लेवल पर कोरोना वायरस का इम्यूनिटी वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है कि जब मास लेवल पर इसको वायरस को वैक्सीन किया जाएगा, तो मास लेवल पर एक जो है कम्युनिटी इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना है, ये हमारा टारगेट है, जिसकी वजह से जो है हर्ड इम्यूनिटी जब डेवलप होगी तो पेंडेमिक ऑटोमेटिकली जो है कंट्रोल में आएगी और सस्टेन होगी। जी, एक स्पेसिफिक सवाल है सवाल डॉक्टर की तरफ साहब, चलते हैं। नौशी साहब, कि इमिडाजोल सेंसिटिव है एक साहब, उन्होंने डाला है चैट में, तो वो वैक्सीन ले सकते हैं क्या? इमिडाजोल नहीं, एक्चुअली इसके लिए जो है ना प्रॉपर फिजिशियन से ही आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है। स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो है वो बहुत जो है लिमिटेड है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। जिसमें स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि जो इम्यूनो सप्रेसेंट है या जो जिनके जो है इम्यूनिटी कम है, या खास तौर पर जिस जो कुछ स्टेरॉइड्स या जो ऐसे ट्रीटमेंट जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, जैसे स्टेरॉइड्स है या मिथोट्रेक्सेट है, एंटी कैंसर मेडिकेशंस है, इस तरह के मेडिकेशंस अगर हो ले रहे हैं, तो वैसे लोगों को जो है वैक्सीन लेने से मना किया है। बाकी सब लोग जो है उसको ले सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे, फिलहाल अभी जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसमें ये 18 साल से कम उम्र के बच्चे, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, और जो इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपीज पे है, यही कुछ चीजें हैं जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन है या जिन ये कंडीशंस में नहीं लेना चाहिए। बाकी जो मामूली बीमारियों के लिए इलाज चल रहा है, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, तो वैसी उसमें जो है वो लोग ले सकते हैं, इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं है। रिजवान साहब, आपका जवाब रहा हुआ था जी। जी, कौन सा बोली, आवाज आ रही है मेरी? वो मल्टी स्टेट को लेके जो आप अलग अलग क्लस्टर और उसके वेरिएंट को लेकर जवाब दे रहे थे, जी जी जी। वो रहेगा। तो देखिए, अब असल में हो रहा क्या है कि ये जो है कि भाई बंगाल में तो नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है या फला जगह क्यों हो रहा है, तो यही वजह होती है असल में। जैसे अभी साइंटिस्ट या हम जैसे लोग जो मॉलिक्यूलर एपिडेमोलॉजिस्ट हैं या जो जानते हैं कि भाई कैसे वो फैल सकता है, जब हमारे पास आंसर्स नहीं होते तो लोग बोलते हैं देखो ये सीधा खेल है। खेल ये है कि भाई उधर इलेक्शन है तो वहां ना फैलाया जाए, यहाँ इलेक्शन नहीं है तो यहाँ फैल गया, है ना। तो लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। देखिए, कई चीजें होती है जो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो नेशनल कंसोर्शियम फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग है, उसमें हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उसका डायरेक्ट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मेरा डायरेक्ट टच है। वो बता रहे थे कि रिजवान भाई 771 वेरिएंट है बोले, और ज्यादा है लेकिन हम इतना ही कर सके। अब बताइए 771 वेरिएंट का मतलब क्या हो गया? अच्छा, वेरिएंट क्या होता है? मतलब ये वायरस वही है, उसके थोड़े थोड़े अलग अलग बदली हुई शक्ल। तो ये अलग अलग बदली हुई शक्ल कैसे, किस अंदाज में डिजीज को पैदा करेगी, नहीं मालूम। इसीलिए देखिए कि सारे कोरोना पेशेंट अगर उठाया तो बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है ना। हर तरीके से फर्क होता है। प्रेजेंटेशन में क्लिनिशियन बैठे हुए हैं, सब लोग समझेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स भी है माशाल्लाह, कि है सबको कोरोना इन्फेक्शन, लेकिन प्रेजेंटेशन सबका अलग अलग है ना। किसका HRCT स्कोर कुछ आता है, किसी कुछ होता है, किसी का सीवियर जो वो है वो मैच नहीं खाता है सिम्टम से, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्योंकि कौन सा स्ट्रेन इन्फेक्ट कर रहा है, नंबर 1। हर्ड इम्यूनिटी कैसी आई है वहां उस स्टेट पे या उस लेवल पे, नंबर 2। नंबर 3, ओवरऑल इम्यून स्टेटस कैसा है वहां के लोगों का। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स व्हिच मे डिफाइन व्हाई अ पर्टिकुलर थिंग इज इंक्रीजिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। लेकिन मैं आपको सीधी बात बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं, देखिए यहां मैं नागपुर में रहता हूं, अब तक सब शांत चल रहा था, सब अच्छा था। यकायक पहली बात ये हुई कि हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर दोस्त है वो कहने लगे कि यार रिजवान भाई एकदम खांसी जुकाम के पेशेंट बढ़ गए, यकायक बढ़ने लगे। तो हमने कहा हो सकता मौसम से होगा, लेकिन वो सारे खांसी जुकाम के पेशेंट को, बहुत ज्यादा लोगों को सीवियरिटी की तरफ जाने लगे। अभी तक तो सब ठीक था, यकायक 8-10 दिनों में ऐसा क्या हो गया भाई? पहली बात, जमात इस्लामी नागपुर, देखिए थोड़ी सी अजीब बात लगी, जमात इस्लामी नागपुर
फ्री में सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करती है या कम पैसों में। अभी तक सब कुछ ठीक था, अब ये हो गया है कि सारे सिलेंडर ना सिर्फ खत्म हो गए बल्कि वेटिंग लगी हुई है। तो भैया एक 10 दिन 15 दिन पहले तो ठीक था, अब ये तो कोई नहीं है ना, सिलेंडर उसी टाइम ले जाएगा आदमी जब उसको जरूरत पड़ेगी। मतलब पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो एक तो वो डेटा होता है जो आपको दिखता है, और एक जो रियल टाइम आप फील कर सकते हो सारी चीजें, तो इसको कैसे डिनाई करेंगे। अभी पॉलिटिक्स वगैरह सब छोड़ दीजिए कि भाई महाराष्ट्र पे बढ़ रहे हैं, बंगाल में नहीं बढ़ रहे, ठीक है, हो सकता बढ़ने लगे, हो सकता ना बढ़ने लगे, हो सकता वो वाइड लेवल पे इम्यूनिटी आ गई हो। अभी तक आप बोल रहे हैं कि भाई जहां जहां इलेक्शन है वहीं पर ऐसा हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह बढ़ रहा है। ब्राजील में बढ़ना शुरू हो गया। अब ब्राजील में कौन सा इलेक्शन है? अच्छा ठीक है, आज ओमान से मेरे भाई का फोन आया, वो कह रहा था कि यार वहां पर भी अब गड़बड़ शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते बात हो रही थी। तो अब वहां पर तो किसी को डर नहीं। गल्फ कंट्रीज में किसको डर है भाई साहब किसका? वो तो ऑटोक्रेसी है, जैसा दिल में आते करते हैं वो। तो चीजों को अगर बड़े कैनवस पे आप फैला देंगे तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फिर आपको अपील नहीं करेंगे। भाई गल्फ में किसी को किसी का डर है, बोलिए पब्लिक का, क्यों वहां पर लॉकडाउन लगा रहे हैं, क्यों वहां पर वेरिएंट की बात हो रही है, क्यों जबरदस्ती कंपलसरी कर दिया वैक्सीनेशन, राइट? अच्छा मैंने एक मैंने एक लिंक शेयर की है चैट के अंदर। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी आवाज आ रही है सब लोग, मैंने चैट के अंदर अपने यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर की है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं जो वो सवाल के जवाब मैं दे चुका हूं वीडियोस में। वो असेंशियली मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए चैनल बनाया था, बाद में जनरल लोगों को भी मैंने भेजा। तो जो लोग चाहें कोरोना कंस्पिरेसी थ्योरी क्या कैसे टेस्टिंग। अच्छा आरटीपीसीआर के बारे में एक बात बोल के खत्म कर देता हूं, क्योंकि आरटीपीसीआर सबसे ज्यादा करता था मैं अपने स्टूडेंटशिप के जमाने में। तो देखिए आरटीपीसीआर का बायोलॉजिकल फॉल्स रेट, बायोलॉजिकल नेगेटिव रेट है ना, उसके ताल्लुक से मैंने कोरोना वायरस टेस्टिंग नाम के वीडियो में बहुत तफसील से बात की है। लेकिन देखिए ये रियलिटी है। देखिए प्राइमर जब बने पहली बार तो ये होने लगा कि एक लैब में सही आता था, दूसरे लैब में। आरटीपीसीआर बहुत ज्यादा सेंसिटिव टेक्निक है। आपका 1 लीटर का 1,00,000वां हिस्सा उसके अंदर डलता है। कितना? 1 लीटर का 1,00,000वां हिस्सा। और कुछ उसके ऐसे इंग्रेडिएंट है जो 1 लीटर के 10 लाखवें हिस्से में डाले जाते हैं। आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, उसकी पाइपेटिंग की स्पेशल ट्रेनिंग होती है। इंडिया में ये सब कहां होता है भाई? आरटीपीसीआर डाल दिया डाल रहे हैं कैसे भी। तो वो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, हर बार नहीं होता, कुछ ऐसा डेटा है बहुत बार एक बार लैब में पॉजिटिव आ जाता है, दूसरे में नेगेटिव। लेकिन ये बात तो बायोकेमिकल के साथ भी है। आप एक जगह थायराइड कराइए फिर दूसरी जगह थायराइड कराइए, फर्क आता है। इसीलिए तो नीचे लिखा हुआ रहता है कि द रिजल्ट शुड बी कोरिलेटेड विद द सिम्टम्स, या जो भी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लिनिशियन। हमारे डॉक्टर लोग बैठे होंगे वो जानते हैं। तो ये कुछ बातें हैं रिजवान भाई, मगर लोगों का कंफ्यूजन ये है जो कि क्लियर करना जरूरी है कि नेगेटिव या सिर्फ कॉमन कोल्ड को जो है लोग जो है डॉक्टर्स लोग या लैब जो है उसको कोरोना डिक्लेयर करके जो है कोरोना बताती है। तो फॉल्स पॉजिटिव मतलब यानी कि लोगों का कंसेप्ट है कि फॉल्स पॉजिटिव, मोर फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट व्हिच आर गेटिंग आउट, व्हिच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो वो चीज जो है वो कंफ्यूजन होना जरूरी है। हाँ, फॉल्स नेगेटिव दैट मे बी देयर because of technical errors, but false positive, how is the specificity of the test? That is the main logical means like question which people are having. तो वो चीज जो है आंसर होना जरूरी है। तो उस पे आप जो है उसको वो that's what I wanted to highlight it. हाँ सही है। देखिए यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये मुकीस सही कह रहे हैं कि भाई अगर नेगेटिव आया, भाई डॉक्टर बैठा है ना वो तो देखेगा कि भाई पेशेंट को कुछ ना कुछ सिम्टम है कि नहीं है। तो वो इतना ईमानदार तो है बेचारा और वो कर रहा है, लेकिन ये मिसट्रस्ट डेवलप हो गया है। अरे हमने तो यहां तक सुना नागपुर में, जब बहुत मेरे प्रोग्राम हो रहे थे नागपुर में लोकल लेवल पे और कुछ एनजीओ के साथ भी, वो भी बुलाते थे, वो जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, वो बोल रहे अरे वो डॉक्टर लोग ऐसे हो गए, ले जाते हैं और एक इंजेक्शन देते हैं और पेशेंट को मार देते हैं। भाई कोई डॉक्टर क्यों मारेगा भाई? उसको आपसे क्या लेना देना है? वाई ही विल किल यू? तो ये जो अजीब और गरीब ऐसी चीजें मुझे वो क्वारंटाइन सेंटर में आती थी, मैं रोज वीडियो भी काउंसलिंग करता था। तो ये बड़ी अजीब बात है। देखिए भाई अगर जो भी रिपोर्ट आती है डॉक्टर कोरिलेट करता है बराबर। हाँ ठीक है, अगर वो नेगेटिव आ गई तो भी, इसीलिए तो फिर बाद में डॉक्टर्स लोगों ने एचआरसीटी पे फोकस करना शुरू कर दिया है ना।
जो एचआरसीटी पे ज्यादा फिर उसके स्कोर निकले, फिर लोग आ रहे हैं। और जैसा मुकीम भी बता रहे थे पहले कि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी, ये एक हमारा अंधेरे में वाला दुश्मन है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे हम उसको वो कर रहे हैं। मैंने 3-4 चीजें लिखी थी, वो रह गई, देखिए कि क्यों क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा बार बार वो हो रहा है। कि भाई सबसे पहले साइंटिस्ट और डॉक्टर दोनों ह्यूमन है, साइंस की प्रोग्रेस स्लो होती है, हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी बीमारी में। लेकिन क्या ये सब चीजों के अलावा कोई इनकार कर सकता है कि आज भी डॉक्टर है बेचारे जो जान बचा रहे हैं, आज भी साइंटिस्ट है जो इस पे अपनी जान जोखिम में डाल के एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। आज भी साइंटिस्ट है जो डेटा जनरेट कर करके देते हैं क्लिनिशियंस को, फिर क्लिनिशियन उसके हिसाब से आगे की तरफ काम करते हैं, गाइडलाइंस प्रोटोकॉल डिजाइन होते हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मुफ्ती कह रहे थे कि भाई एक डॉक्टर तो कोरिलेट करेगा ना, ठीक है नेगेटिव आ गया पॉजिटिव कुछ भी आ गया, लेकिन वो तो करेगा। और 95% लोग डॉक्टर्स लोग आप समझते हैं अच्छे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है 2-5% लोग होते हैं, तो उसकी वजह से सारा फ्लॉक बदनाम हो जाता है और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। अच्छा, इसे हिंदुस्तान में नहीं है, ये भी समझने की बात है। जैसे यूएस के हमारे दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं वो डॉक्टर के साथ मिल करके मिसडायग्नोस कराते हैं, ये हमको बीमारी रही भी तो बताते हैं कि नहीं है। अब देखिए वहां अलग मिसट्रस्ट है। यहाँ तो थेरीज में ये भी है रिजवान साहब के पेशेंट्स को मारने से गवर्नमेंट के पास से पैसा आ रहा है बोल। क्या बेचारे, मैंने कहा ना भाई, मुझसे भी लोग एक दो लोगों ने कहा मजाकन, भाई रिजवान साहब आप तो बड़े यार बोले उसके प्रो बोलते हो गवर्नमेंट के, तो कुछ है क्या इंतजाम। मैंने कहा करवा दो तुम ही, मैं तो प्रो बोल ही रहा हूं, तो कुछ पैसा वैसा भी मिल जाए। ये जो मेंटालिटी है ना कि मारने से पैसा आता है, देखिए इसमें ये कैसे होती है। देखिए क्या होता है सर, जब क्वारंटाइन करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने हर पर पर्सन के लिए कुछ ना कुछ पैसा दिया, है ना। तो बोले देखो है वो पैसा इंतजाम के लिए आया था कि भाई उनके लिए अलग इंतजाम करना है ना, पंखे लगा लिया, बेड लगा लिए, तो बोले देखो पैसा मिल रहा है क्या नहीं, तो इसलिए सबको पॉजिटिव कर दो और क्वारंटाइन कर दो, तो पैसा आ जाएगा बोले। है ना। तो अब बोले इसलिए कर रहे हैं। अब इसका एक कदम आगे क्या बढ़ गया, एक कदम आगे बढ़ गया कि भैया ऐसा है कि मारेंगे तो और ज्यादा पैसा आएगा। एक सामने तो आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे रही है। बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा बजट कहां से आ गया बेचारा, उनका बाकायदा वो होता है बजटिंग सिस्टम होता है, तो कहां से देंगे पैसा निकाल के अलग से। उल्टा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैसा लेती है। वो हर जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज है उससे वो जो है हर ईयर पैसा लेती है। बीच में न्यूज भी आई थी ना कि यूएस ट्रम्प हैज विथड्रॉन हिज सपोर्ट टू WHO के उसका जो शेयर है वो नहीं देगा। तो WHO किसी कंट्री को पैसा नहीं देती। इट इज WHO की जो है पोजीशन, यू शुड अंडरस्टैंड, इट इज एडवाइजरी body, it is not a regulatory body, it is not a any financial body, it is a advisory body for at a international level to advise a health issues. फिर भी आपसे एक सवाल ये है आपके फील्ड से रिलेटेड ही कि रिसेंट न्यूज पीडियाट्रिशियन भी है अल्हम्दुलिल्लाह आप, तो एक न्यूज ये आई है कि 55,000 बच्चे जो हैं वो कोरोना से इन्फेक्ट हुए हैं रिसेंट डेज में, और पीडियाट्रिक मामलों में ये तेजी से फैल रहा है बच्चों में। तो इसका सॉल्यूशन वैक्सीन की तरफ जाना प्रायोरिटी देना चाहिए या फिर उसको ट्रीटमेंट वाले इलाज वाले उसमें भी ही एक हद तक रखना चाहिए, ये एक सवाल आया है। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इस पे जो चीज है मैं बहुत मतलब यानी कि वाज़ेह अंदाज में इसको क्लियर कर सकूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि ये बच्चों में नहीं हो रहा था और अब बच्चों में हो रहा है, या पहले वाला वायरस जो है बच्चों में नहीं करता था अभी बच्चों में कर रहा है। कोरोना वायरस जो है ये क्योंकि इसका एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन ये जो है ऐसा नहीं है कि ये बच्चों में इफेक्ट नहीं कर रहा था और अभी कर रहा है, ये पहले भी बच्चों में इफेक्ट कर रहा था और अभी भी कर रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चों में जो है ये कभी कभी ये बच्चों में ज्यादातर जो है माइल्डली सिम्टोमेटिक रहता है या मोस्टली असिम्टोमेटिक रहता है। यानी कि बच्चों में अगर इन्फेक्ट होगा भी तो वो बच्चों में उसकी अलामतें बहुत मामूली सी आएगी या नहीं आएगी, और बच्चों में उसकी मॉर्टेलिटी या शरह अमवात बहुत कम, बहुत निग्लिजिबल थी और है अभी भी। इनफैक्ट अभी भी ऐसा बहुत ज्यादा डाटा नहीं आया है जिसमें जो है बच्चों की अमवात कोरोना से हुई है इस तरह के।
एक बहुत माइनर पॉपुलेशन है जो उसमें लेस देन 18 जो है डेथ्स हुई है। तो ये चीज तो ये बिल्कुल गलत है कि पहले भी बच्चों में नहीं होता था अभी बच्चों में हो रहा है, ये तो टोटली गलत है। बच्चों में होता पहले भी था अभी भी होता है, लेकिन उनमें सिम्टम्स कम है। इसके कई फैक्टर्स है चूंकि जो है बच्चों में क्योंकि ये डिसीज जो है जिसकी सीवियरिटी है ये, ऐसा रिजवान साहब ने बताया कि ये डिपेंड करता है एक होस्ट फैक्टर पे भी और एजेंट फैक्टर पे भी। यानी कि होस्ट फैक्टर जो बॉडी जिसके जो शख्स मुतासिर हुआ है उसके फैक्टर्स, उसकी इम्यूनिटी, उसके बेसिक फैक्टर्स, उसकी कोमोर्बिडिटीज, और उसके अलावा एजेंट फैक्टर यानी कि वायरस के टाइप्स, वायरस के सब टाइप्स, और उसकी वेरुलेंस, उसकी जो है उसके जो खुसूसियात है उस पर भी डिपेंड करता है। तो चूंकि ये बच्चों में बहुत सारे चीज रिलेटेड टू थाइमिक इवोल्यूशन और लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंस, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो है बच्चों में ज्यादा ज्यादा मतलब यानी कि शिद्दत से मुतासिर नहीं किया, बहुत सीवियर डिसीजेस और अमवात नहीं देख पाए। जी, होप आई क्लियर दिस डाउट। ये मौके ये मुनीब मुनीब ये जी कुछ जी ये तो डॉक्टर ख्वाजा इजहार साहब का बड़ा अच्छा जी सवाल वही, है, हाँ लेकिन वही वो पूछ रहा हम था। पर्सनल पे ले लेंगे, पर्सनल पे ले लेंगे, अच्छा वो काफी टेक्निकल है, तो वो जनरल ऑडियंस के लिए मजा नहीं है कुछ, तो हम जी, पर्सनल पे ख्वाजा लेंगे। साहब मैं आपका डॉक्टर ख्वाजा जवाब साहब से पर्सनल पे गुजारिश दे करूंगा देंगे। कि मेरा जी नंबर मुनीब भाई तो से ले लें। आपसे मुनीब दो भाई, सवालात है वैक्सीन से रिलेटेड। एक सवाल तो ये है कि ऐसे कई केसेस सुनने में आ रहे हैं जिसमें वैक्सीन के 2 डोजेज लेने के बाद भी पॉजिटिव हो रहे हैं, इवन डेथ की भी बात चैट में कही गई है कि नागपुर ही के एक डॉक्टर की डेथ हुई है। तो फिर वैक्सीन हम बिल्कुल क्यों ले, ये एक आ रहा है। और बिल्कुल। दूसरा एक सवाल ये है कि एक साहब हैं जो सऊदी में है और उन्होंने वहां की वैक्सीन का अगर एक डोज लिया है और वो यहाँ आ रहे हैं तो सेकंड डोज इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल है उसका ले सकते हैं क्या, ऐसा भी। ये दो चीजें हैं सवाल। तो पहले पहले तो दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ ताकि वो बिल्कुल ऐसा ना करें। जी अभी दुबई में मेरा एक प्रोग्राम हुआ था, और दुबई में हुआ, कतर में भी एक हुआ, अभी थोड़ा वही, वहां भी यही सवाल है। तो फॉर गॉड सेक अपने वैक्सीन का डोज कंप्लीट करके आए। अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो आप आए, अपनी छुट्टी बनाए, फिर जाके फिर ले लें वो वाली जो ली थी। जी जी वैसे यह क्लिनिशियन है, लेकिन जनरल गाइडलाइन तो यही है जो सऊदी गवर्नमेंट भी इशू कर रही है, पहली चीज। दूसरी बात यह कि जैसे मैंने बताया कि 81% एफिकेसी है, तो 2 वैक्सीन जिनने लिया बेचारा वो 19% लोगों में शामिल है जिस जो कि अभी भी वल्नरेबल है, राइट। तो जब आपने वैक्सीन ले ली तो 81% लोगों में भी माउंट हो सका रिस्पॉन्स हर 100 में से। तो वो अब आपका नसीब कि आप उस कैटेगरी में फॉलो। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। विल विजिट ओके? जी जी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। वो इन सब चीजों के बाद एक सवाल ये आ रहा है कि अगर वो 80% उसकी ही है एफिकेसी, तो फिर और कहीं खतरा भी है, तो क्या वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। ये उसी सवाल से रिलेटेड एक साहब कि भाई आप इतना स्ट्रेस दे के क्यों बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेना चाहिए। फॉर गॉड सेक मैं कोई स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं। मेरा पर्सनल जो व्यू बना है, सब कुछ पढ़ ले इसके बाद, मेरा ये मानना है कि जो रिस्क फैक्टर है वैक्सीन न लेने में, वैक्सीन न लेने में जो रिस्क फैक्टर है वो ज्यादा है बजाय इसके कि वैक्सीन लेने में। इसलिए मैं अपने लिए पसंद करता हूं, और ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और इसीलिए मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि सब लोग अपना अपना सोचे और डिसाइड करें कि भाई लेना है या नहीं लेना। अगर आप अथॉरिटी के लिए चाहते हैं कि भैया इतना अगर आपको सोचना होता तो आपसे क्यों पूछते है ना। तो हमारा यह मानना है कि लेना चाहिए अगर अथॉरिटी की बात है। अगरचे के और चॉइस की बात है तो हर आदमी फ्री है। हाँ, क्यों लेना चाहिए फिर, तो जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, और मेरे ख्याल से दोनों डॉक्टर साहिबान और सारे डॉक्टर जितने बैठे हैं वो जरूर इससे इत्तेफाक करेंगे कि मेडिसिन की बेसिक प्रैक्टिस यही है कि अगर रिस्क से आपको अवॉइड करना है रिस्क, तो आप जैब लीजिए, मतलब जो भी वैक्सीन है वो लीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं हम रिस्क के साथ भी है, जैसे अभी एक साहब ने लिख रहा है कि भाई जब बहुत बरक है तो फिर हम क्यों ना ले, हम क्यों ले, ये बड़ा गलत प्रीव्यू है, ये बड़ा गलत प्रीमाइस है। देखिए अल्लाह के रसूल ने कहा है कि एहतियात करो, अल्लाह के रसूल ने कहा है ऊंट बांधो बाद में तवक्कल करो, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि, अल्लाह के रसूल ने खुद एहतियात करी, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप जो है वो यानी सारे इलाज कराए, हर बीमारी का इलाज है, बनी आदम उसको जानता है कुछ को नहीं जानता। तो ये हमारे यहाँ बैठा हुआ हर साथी जिसके दिमाग में इस तरह से चल रहा है कि मौत तो भरा क्या, फिर क्या डरने का अपने, नहीं,
अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया है। इसीलिए तो सब कहा है कि यहाँ से जहां वबा फैली है वहां मत जाओ, जहां पर वबा फैल चुकी है वहां से दूसरी जगह मत जाओ, है ना। तो ये सब क्या है, एहतियात है। अल्लाह के रसूल ने एहतियात की तो हमको भी एहतियात करनी है जी। दूसरी चीज, एक चीज इस बारे में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मौत अगर बरात है तो क्यों से डरना है। जिंदगी भी जो है एक अल्लाह की अमानत है और इसके बारे में भी पूछ होगी। तो जब जिंदगी अल्लाह ने दी है तो उसको मतलब ये नहीं कि उसको सेहत और उसकी हिफाजत करना ये हमारा फर्ज है। और चूंकि अल्लाह की अमानत है तो उसकी एहतियात तो बहुत ज्यादा हमारे पे फर्ज है। तो अगर आप बीमार पड़ते हैं तो ये सोच के इलाज नहीं करते कि अगर बीमार पड़ भी गया हूं तो मैं क्यों इलाज करूं, मैं तो मरना है तो मर ही जाऊंगा, अगर बचना है तो बच ही जाऊंगा। तो इलाज तो करते ही है ना। तो फिर बीमारी अगर कुछ है और उससे एहतियात करना है तो ऑब्वियसली एहतियात करे और उसके बाद बाकी चीजें अल्लाह पर छोड़ दे के अगर ठीक है, अगर जो भी फैसला अल्लाह का है वो फाइनल है। जी ईरान साहब, एक सवाल वैक्सीन से रिलेटेड और आया था चैट में कि अगर हमने अभी एक वैक्सीन जो अवेलेबल है वो ले ली और कुछ महीने बाद उसका ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म आया और भारत में ही, तो फिर क्या उसे लेना चाहिए या क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के साथ? देखिए अभी तो इस पे लोग बोल रहे हैं कि देखिए अभी हमारे को ये नहीं मालूम कि एक वैक्सीन कितने दिनों तक प्रोटेक्शन देगी। जब हमारे पास डेटा आना शुरू हो जाएगा तब इस सवाल का बेहतर जवाब दिया जा सकेगा। लेकिन टेक्निकली ये कहा जाता है कि एक बार आपने किसी वैक्सीन को लेकर के अपनी इम्यून सिस्टम को प्राइम कर दिया, प्राइम कहते हैं, प्राइम कर दिया, तो जनरली उसको दूसरी बार प्राइम नहीं करते हैं, जनरली दैट इज द रूल। लेकिन कल को ये बात समझ में आई कि भाई नहीं, ये वैक्सीन तो 2 साल के अंदर बाद में इसका इफेक्टिवनेस खत्म हो जाता है, या नए वेरिएंट आ गए हैं और नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन की जरूरत है, तो फिर लेना पड़ेगा। जी। और इसमें ही जो वायरस के म्यूटेशंस हो रहे हैं अलग अलग, इवन एक जी कंट्री में ही कई म्यूटेंट्स हैं, तो क्या वैक्सीन का उससे कोई रिलेशन असर को लेकर? जी जी, अभी तक तो देखिए वायरस में जनरली नॉन म्यूटेबल जीनोम को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। वायरस में नॉन म्यूटेबल रीजन्स का आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है, यानी ऐसे ऐसे जगह जहां पर वो म्यूटेट ना हो। इसलिए उन्होंने कोशिश किया है कि उसको टारगेट करें जिसके जरिए से वायरस दाखिल होता है ना, जो जी। सरफेस प्रोटीन होते हैं उसके स्पाइक प्रोटीन। तो उसके खिलाफ उन्होंने एंटीबॉडी बना ली है, मतलब उसके खिलाफ उन्होंने वैक्सीन बनाई और वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो उम्मीद तो है कि जब तक के स्पाइक प्रोटीन्स के अंदर तब्दीली ना आए तब तक के वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी। लेकिन जैसे जैसे अनफोल्ड होगा और हमको पता चलेगा कि जो बदले हुए वेरिएंट है वो उनके अंदर कहां कहां तब्दीली आई है, वैसे वैसे हम इस बात को मेक श्योर कर सकेंगे कि हमारी वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी। इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। एक और एक अच्छा सवाल आया था कि न्यूरोलॉजिकल प्री एग्जिस्टिंग बीमारी अगर कुछ है जिसमें सपोज ओल्ड एज में खास तौर पे बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, स्ट्रोक है या कुछ और बीमारी है और उसकी दवाई चालू है, तो वैसी कंडीशन में वैक्सीन ले सकते हैं क्या? तो आंसर है कि बिल्कुल ले सकते हैं। कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अगर चालू है और कोई उसका इलाज भी चालू है तो आप ले सकते हैं, सिवाय ये कि अगर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड वगैरह चालू है कुछ बीमारियों में, जैसा कि माइस्थेनिया ग्रेविस वगैरह में स्टेरॉइड वगैरह या एजिथायोप्रिन वगैरह मेडिसिन चालू होती है, तो वो वैसी कंडीशन में ना रहे, बल्कि बाकी स्ट्रोक है जिसमें ब्लड थिनर्स वगैरह देते हैं तो वैसी कंडीशन में, या एपिलेप्सी है जिसमें सीजर्स के झटकों की दवाइयां चालू है, तो वैसी कंडीशन में वैक्सीन ले लगा सकते हैं, उसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और एक बार बेहतर ये है कि आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है या ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे एक बार डिस्कस कर ले, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ और उसकी जरूरत नहीं है। और एक दूसरा सवाल था कि person recovered from COVID-19 shall be eligible for vaccine or not? Yes, he can take vaccine provided if he is like okay of doing antibody titer. Better do the antibody titer if it is more than 10, then is like advisable that we can wait, and if it is less than 10 it is better to take vaccine. डॉक्टर मुफी साहब, आप ही से दो तीन सवाल है। एक तो शुरुआत तो अल्ताफ साहब ने इससे रिलेटेड एक बात अच्छी कही थी कि लोग जो इसको नहीं मान रहे हैं, नहीं भरोसा कर रहे हैं, उसकी रीजन ये भी कि इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं नजर आ रहा है, जैसे स्किन रैशेस हो जा रहे हैं या कुछ और चीजें ना आती है, तो इसलिए भी भरोसा करने पर, तो क्या ये वजह इसकी है? दूसरा सवाल ये है कि इसके इन्फेक्शन कैसे हो फैलता है, ये इन्फेक्शन, तो एहतियात किन चीजों को लेकर करना चाहिए?
तीसरा सवाल उसी से रिलेटेड है कि एहतियात में मास्क मुस्तकिल पहने रहने से क्या इसके और कोई दूसरे साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ सकते हैं, और ये पेंडेमिक को एक्सपेक्ट किया, कितना लंबा किया जा सकता है, कितना चलेगा ये पेंडेमिक? मुनीब साहब, ये लास्ट ये क्वेश्चंस करके फिर कंक्लूजन ले लेंगे 5-5 मिनट का। जी चलेगा। जी क्योंकि बहुत वेरिड क्वेश्चन है, तो मुझे जो है थोड़ा सा इस पे वो करना पड़ेगा कि एक तो सवाल ये था कि पहला सवाल क्या बोले थे आपने डॉक्टर अल्ताफ साहब का, जो कि ये इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस सामने नहीं है इसका। हाँ नहीं, इसका फिजिकल अपीयरेंस सबसे ज्यादा अपीयरेंस तो यही है कि लोगों को जो है ब्रेथलेसनेस और बहुत सारी चीजें आती है। हाँ, लेकिन इसमें जो है फिजिकल अपीयरेंस के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि इसका एक डिसीज का पूरा स्पेक्ट्रम है, इसकी सीवियरिटी स्पेक्ट्रम है। किसी में एकदम माइल्डली सिम्टोमेटिक रहेगा, किसी में असिम्टोमेटिक रहेगा, और किसी में सीवियर सिम्टम्स भी रहेंगे। तो ये एक पूरा एक वेरिड सिम्टम है फ्रॉम 0 to 100। तो उसमें जो है सिम्टम्स ऑब्वियसली है, ऐसा नहीं है, फिजिकल सिम्टम्स भी है, ब्रेथलेसनेस, बॉडी एक, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ये चीजें है। हाँ, जिस अगर मैक्सिमम जो है 95 लाइक जो मैक्सिमम सीवियरिटी 90 to 93, दे आर माइल्डली असिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक। तो वैसी कंडीशन में जो है लोगों को लग रहा है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। बट जिसमें सिम्टम्स आ रहे हैं और जो सीवियर हो रहे हैं, ऑब्वियसली इट इज अलार्मिंग सिचुएशन। दूसरा एक सवाल ये था कि ये पेंडेमिक कितना लंबा चल सकती है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द dynamics of the society or dynamics of the population. तो population dynamics varied होती है। last pandemic was influenza pandemic, तो वो pandemic से जब हम उसका डाटा एक्सप्लोर करते हैं तो it lasted around 2 years 3 years। बट उस समय के जो डायनेमिक्स थे, सोसाइटी डायनेमिक्स या पॉपुलेशन डायनेमिक्स, अभी बहुत चेंज हो गए। ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो गई। मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो ये चीज़ों के बुनियाद पर इसको प्रिडिक्ट करना कि नहीं ये 1-6 महीने में ख़त्म हो जाएगी, साल भर में ख़त्म हो जाएगी, या और कई सालों तक चलती रहेगी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इस मायने में भी है कि ये एक तो लाइक पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड वायरस डायनेमिक्स आल्सो, दैट इज आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स की वजह से भी इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इट विल नॉट एंड सो अर्ली, इट विल हैव अ टेल इफेक्ट। मींस लाइक ये स्पाइक आने के बाद भी जो है एक लंबे अरसे तक इसका जो है टेल इफेक्ट चलता रहेगा, जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि जो बहुत ज्यादा जो पैनिक है अभी, अलार्मिंग सिचुएशन, ये अलार्मिंग जो है कि बहुत सारे जो टॉक्स में ये आ रहा है कि नहीं अभी म्यूटेंट्स हो गए, वेरिएशंस हो गए। तो ऑब्वियसली जो माइक्रोबायोलॉजी को जानते हैं उनको पता है कि एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट क्या होता है। तो एंटीजेनिक शिफ्ट, माइनर एंटीजेनिक शिफ्ट आर यूजुअली ऑकर्स इन एवरी लाइक जीनोम। तो ये माइनर एंटीजेनिक शिफ्ट जो है ये बहुत ज्यादा पेंडेमिक डायनेमिक्स को बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते। पेंडेमिक डायनेमिक्स जो है वो वैसी रहती है अनलेस एंटिल इट इज ड्रिफ्ट, नहीं सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा पेंडेमिक डायनेमिक्स को चेंज नहीं करते, बल्कि एंटीजेनिक शिफ्ट जो है वो करता है। अगर बहुत मेजर चेंज होगा, अगर वायरस के जीनोम्स में वायरस का म्यूटेशन बहुत ज्यादा चेंज्ड हो गया है, तभी जो है वो बहुत बड़ी डिजास्टर पैदा कर सकता है। लेकिन अगर हर्ड इम्यूनिटी आ गई है और माइनर एंटीजेनिक शिफ्ट रहेंगे, माइनर एंटीजेनिक ड्रिफ्ट रहेंगे, तो वो जो है बहुत ज्यादा उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वायरस म्यूटेशन से या नए स्ट्रेन से ऐसा घबरा के एकदम वो हो जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसको जो है एहतियात जरूरी है। जो बेसिक एहतियात है, मास्क लगाना और जो हैंड सैनिटाइजर, ये बेसिक एहतियात है। लेकिन ये 100 कोई भी चीज 100% वो नहीं है। सी वन थिंग आई विल वेरी क्लियर अबाउट, आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट in medicine it is not 100% is nothing, and 1+1 is only in maths, not in medicine. So ये चीज को जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाना जरूरी है। और मास्क लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ऐसा कुछ वो नहीं है कि इससे नुकसान होगा। ऑब्वियसली एक सेफ ही चीज है। तो शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम यहाँ, क्योंकि वक्त हमारा 10:30 होने को आए हैं, हो चुके हैं तकरीबन,
तो हम क्वेश्चन आंसर्स के सेशन यहाँ रोकते हैं। क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे किसी और तरीके से वो